बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो चेयरमैन हैं अवामी मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के मियां ज़ुबैर अहमद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि बजट आ रहा है 10 तारीख को। मौजूदा बजट 2026-27 को आप किस तरह देखते हैं, जिसमें बजट का जो तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो हम IMF से जो हमने कर्ज लिया उसका सूद जो है हमने पे करना है। इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? तो इस तरह पाकिस्तान की मईशत की मैं बात करूं तो अगर बजट का टोटल जो है हम टोटल का हाफ जो है हम अगर सूद की फॉर्म में दे देंगे तो पीछे हमारी डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के लिए जो है वो क्या बचेगा और इससे आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम, बहुत शुक्रिया बेटा कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया है। बजट मैं तो ये समझता हूँ, बीइंग पॉलिटिक्स का, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ और पॉलिटिकल सियासी जमात का सरबराह भी हूँ, तो ये तो जो हमारे मुल्क में है ये अल्फाज का गोरख धंधा है। और ये सब ये कहेंगे जी बेहतरीन बजट है और बड़ी शानदार हम जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दे दिया है। लेकिन 10 जून क्यों किया गया? पहला सवाल ये है कि पहले बजट की तारीख कुछ और थी, इसको बढ़ा के 10 जून किया गया ताकि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसमें डील हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट को इसलिए चूज़ किया, बजट के दिन को, कि कुछ दो और कुछ लो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारे मुतालबा तस्लीम करें, हमें हुकूमत बनाने दें गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर हम आपके बजट मंजूर करवा देंगे। अभी तो आज़ाद कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर जहाँ पाकिस्तान के गीत गाए जाते थे, आज वहाँ पाकिस्तान के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट आते हैं जाते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बजट का जो प्रॉब्लम बेसिक है वो ये हुआ मरियम कि हमें 20 जहाज़ पेट्रोलियम मसनूआत के तकरीबन 1 और 4 24 जहाज़ हमें मिले और वो फ्री मिले। हमें 2 ईरान ने दिए थे, हमें 2 सऊदी अरेबिया ने दिए थे और 20 जहाज़ हमें दिए थे ईरान ने, जिसमें से हमने 10 जहाज़ ट्रंप को दे दिए। और ट्रंप ने ये कहा कि आज मुझे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऑन द रैकेट की हर जगह तारीफ करते हैं, ऑन द रैकेट है कि मुझे 10 जहाज मिले, 10 जहाज नहीं मिले, मुझे पाकिस्तान से बहुत बड़ा तोहफा मिला है जो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने 10 जहाज एक दुनिया की सुपर ताकत जो अब नहीं रहने वाली उसको आपने दिए, वाई? वही पेट्रोलियम मसनूआत आप गरीब के आटा, रोटी, घी, चावल, दालों, उन पे पैसे खर्च करते, सब्सिडी देते, उसको नीचे जाते, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती। नंबर 2, 260 रुपये से आप पेट्रोलियम मसनूआत को 406 तक ले गए, जबकि हमें तो पेट्रोल फ्री मिला था। और फिर आप ये कहते हैं हमारे पास जो पेट्रोल ज़ख़ीरा करने का 60 डेज़ का हमारे पास होता है, ये है कि हम 60 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़ख़ायर है वो 30 डेज़ के, 1 महीने के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 60 दिन की होती है। अब ये कह रहे हैं कि हमें 90 दिन का उसको करना है, उस पर 600 अरब खर्च होंगे। क्यों करना 90 दिन का? इसलिए कि जहाज़ खड़े थे फ्री के। अब अगर वो फ्री के जहाज़ खड़े थे तो फिर बजट में सारा बजट अवाम दोस्त बनना चाहिए था। वो इतना पैसा था जिसको इन्होंने अल्लल्लाह तआला में खर्च किया। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस डूबती नैया को जो हुकूमत जा रही है, इसको सहारा पाक फौज की तरफ से मिला। जनरल आसिम मुनीर ने काम किया, मेहनत की। आपको पता है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, लोग कह रहे थे पाकिस्तान गया, अब गया, कल गया। इसको ठीक करने के लिए दुनिया ताकत की है मरियम, और ताकत पाकिस्तान ने दिखाई। किस वक्त दिखाई? जब आपने इंडिया के 7 जहाज़ गिरा दिए। किसने गिराए? आसिम मुनीर ने। उसके बाद दुनिया का बिल्कुल चेंज हो गया, उनका माइंडसेट ही चेंज हो गया और तमाम का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया कि ये क्या लोग हैं कि जिन्होंने अपने से कितनी बड़ी ताकत को जो है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गिराए। राफेल गिरा दिया आपने, तो उसमें आपका एक नक्शा चेंज हुआ, खारजा पॉलिसी आपकी बेहतर हुई, दुनिया आप पूछने लग पड़ी आपको, और उसकी भी वजह आसिम मुनीर था। मैं ही समझता हूँ सियासी जमात के तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो ज़ीरो रही। क्या ज़रूरत थी हमारी मोहतरमा मरीम नवाज़, क्योंकि मैं ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सियासत को इबादत के तौर पे समझता हूँ, तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी जहाज़ लेने की? अभी पिछले दिनों में एक बड़ी वीडियो वायरल हुई, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो था उसका टेन्योर ख़त्म हुआ, वो बाहर आया, उसने अपने साइकिल को लॉक खोला
और उस पे- साइकिल पे बैठ के चला गया। ये प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कौमें जो हैं वो तरक्की किया करती हैं। ऐसी कौमें कहाँ तरक्की करेंगी कि जो अवाम आटा चीनी घी चावल दालों में मर रहे हैं और तुम एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, चीफ मिनिस्टर हो एक सूबे की, और आप एक जहाज ले रहे हो, लग्जरी जहाज ले रहे हो। तो मैं समझता हूँ बजट आ भी जाएगा, चला भी जाएगा, और ये तमाम अल्फाज का गोरख धंधा होगा। हमने ये कर दिया, जीटीबी को ये कर दिया, और लार्ज स्केल वो हमने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर दिया, गरीब को ये हो गया। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो लोग ने पता करना है चीनी घी आटा दालें इनका क्या भाव है। बेसिक जो जरूरियात जो बेसिक है, आप गरीब को आप देखें, आप क्या समझते हैं कि आप आवाम में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, बल्दियात क्यों नहीं करा रहे हैं? डर रहे हैं। गरीब आदमी इस वक्त 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला इज्जतदार बिजली के बिल गैस के बिल नहीं पूरे कर सकता है। जब आप बेसिक नेसेसरी पूरी नहीं कर सकते हो, आपको हुकूमत में रहने का हक नहीं है। कब तक आप फौज के कंधों पे रख के बंदूक चलाते रहेंगे? तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए, वरना आने वाले इलेक्शन में ये नेक्स्ट बजट नहीं पेश कर पाएंगे। सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो गरीब पर डे बाय डे जो सैलरीड पर्सन है उस पर डे बाय डे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और इस बजट में भी जो है ताजिर हजरात हैं उन पर 1% फिक्स टैक्स जो इन्होंने जो उसका पॉलिसी निकाली है कि उस पर फिक्स टैक्स होगा, और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर तो आप इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली जो अपना पैसा इकट्ठे कर रहे हैं टैक्स की फॉर्म में, तो आप उसमें सरमायादारों को तो वो चीज़ हासिल ही नहीं है ना, जिसमें आप गरीब को उस चक्की में जो ऑलरेडी पिस रहा है उसको मजीद पिसवाई जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मरियम कि टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है, दुनिया में टैक्स लोग लेते हैं जी। कहीं यूरोप में चले टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बट वो टैक्स के बदले आपको रिटर्न करते हैं। आपकी बुनियादी सहूलतें, आपके सफरी मामलात, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़, उसमें बहुत ज़्यादा वो वियत रखते हैं। वो जो टैक्स आप पे लेते हैं उससे ज़्यादा आप पे खर्च करते हैं। अच्छा, अब रह गया ये मसला, इनके पास सबसे बड़ा जो फुकदान है, जब बजट बनना चाहिए उसमें पाकिस्तान के सबसे पहले स्मॉल चैम्बर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, इन तीनों इदारों के नुमाइंदों को बीच में बिठा के बजट बनना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि बजट कैसे बनेगा। स्मॉल चैम्बर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन, ये उन पे बजट थोपते हैं, उनसे पूछते नहीं है। अब इस बजट में मैं ये प्रपोजल देता हूँ कि आम दुकानदार जो परचून फरोश है वो 20,000 रुपया सालाना रिश्वत देता है कि मुझे टैक्स ना मेरे पे लगवाएं। उसे पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि वो सिर्फ 5,000 रुपया दे के बच सकता है। आप एक काम करें कि आप तमाम दुकानदार जो बहुत छोटे हैं, गली मोहल्लों के परचून के दुकानदार हैं, ये हैं वो हैं, उन्हें 5,000 रुपया साल का फिक्स टैक्स लगा दें, साल का। जो गरीब दुकानदार है, इसका क्या बनेगा? 15 रुपये डेली। लेकिन रेवेन्यू कितना जनरेट होगा कि 60 लाख दुकान पाकिस्तान में है, वो 60 लाख हर बंदा 5,000 दे रहा है, पहले कुछ नहीं देता था। इससे आप रेवेन्यू जनरेशन देखिए कहाँ जनरेट करता है, कितना होता है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, कि उनके मामलात गवर्नमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है, हमारी यूथ खुश नहीं है। वाई? कि वो बच्चा जब देखता है कि हुकूमत जो है, दुनिया भर की हुकूमतें कुछ और कर रही हैं, लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो बिल्कुल फेल है, फेलियर है। अब सपोज करें कि वो 20,000 रुपये रिश्वत दे के 5,000 रुपये अगर आप टैक्स लगा दें, एक तो उसकी 20,000 की रिश्वत जो है ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल, और आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। बट वो जो 20,000 रुपये तो ऊपर तक जाता है। वो जो 60 लाख दुकानदारों से 20,000 मिनिमम आप लेते हो, वो तो ऊपर तक जाता है। चाइना में क्यों करप्शन नहीं है जी? कि वहाँ पर करप्ट बंदे को गोली मार देते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि हम अगर करप्ट बंदों को गोली मारनी शुरू करें तो 15-20 हज़ार बंदों को मारना पड़ेगा। इन सबको जहाज में बिठा के इनको कहें आओ आपको जो है जॉर्जिया लेके जाते हैं और समुद्र में डुबो दें, पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान के लिए नेक, ईमानदार, पढ़े लिखे लोग चाहिए। आप ये जो इकट्ठे कर लेते हैं कचरा, कुंडी कचरा, ये मुमलिकत खुदाजादे पाकिस्तान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे मशरिक से ठंडी हवा आती है। ये मशरिक कौन सा है? यही तो है। जब आपने दिखा दिया कि आप अपने से कितने बड़े दुश्मन को नाको चने चबा सकते हैं, तो बाकी करप्शन तो रह गई ना फिर सब आपके पास जितने सियासतदान हैं। फौज ने तो अपना काम कर दिया। तो पाकिस्तान की मीशत में क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा माफिया कौन है? ये शुगर मिल्स वाले हैं, रियल स्टेट वाले हैं, या फिर ये ब्यूरोक्रेसी है? शुगर मिल हो, रियल स्टेट हो, हम इनसे कमा सकते हैं। ठीक, अगर गवर्नमेंट हम एक बनाने रूल बनाए ना जी, शुगर मिल है, इन आउट पे तमाम हमारा कंट्रोल हो,
और उनसे माकूल टैक्स लें, बड़ी अच्छी बात है। जिस मुल्क में इंडस्ट्री है किसकी ये भी तो देखें। मैं कहता हूँ जी किसी की भी हो ना, जो देखें, सबसे पहले उमर फारूक की बातें करते हैं जी, तो अपने आप को पेश किया भी, आज चादर दूसरी क्यों पहनी आपने? सबसे पहले तो आप अदालत में पेश होंगे आवाम की कि आप अगर इस काबिल हैं कि आप आ सकते हैं। पहले आपके थे इतने 10,000 अरब रुपए आपकी जनाब फंड्स आपके पड़े हुए थे और आज 40,000 अरब कैसे हो गए? कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क में तो ये पता नहीं है ज़ियाउल हक को किसने मार दिया। हमारे मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नहीं पता, अयूब खान का नहीं पता। कौन लोग हैं जो आपके सरबराहान मुमलिकत को मार के चले जाते हैं? आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, वाई? तो क्या है, हम क्या तो है? आपको लगता है इनको नहीं पता? पता तो होगा भाई, ऑफ कोर्स पता है, लेकिन क्यों नहीं डिस्क्लोज करते? हाँ तो करें ना, हिम्मत है तो डिस्क्लोज करें। होता क्या है, जब इमरान खान आता है ये सब अंदर थे, सब जेलों में। आज ये आया तो इमरान खान जेल में है। भाई क्यों नहीं करते हैं? सबको निकालो, जेल से बाहर निकालो, तमाम लोग अवाम की अदालत में पेश हो जाओ, अपना अपना मंशूर लेके आओ, आपकी काबिलियत की बिना पे वो सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान में किसको करना है। लेकिन ये क्या वतीरा है हमारे सिस्टम में कि जो आता है गवर्नमेंट में, वो जो पिछला गवर्नमेंट में होता है उसको जेल में डालना बड़ा ज़रूरी होता है, उसे पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। ये क्या सिस्टम है और इस सिस्टम से आप क्या देखते हैं आने वाले टाइम में क्या नुकसानात पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं? क्योंकि हम तो यही देखते आ रहे हैं कि अगर एक आई है गवर्नमेंट तो उसने पिछली गवर्नमेंट को के साथ वो चुन चुन के बदले लिए हैं और उस पर और अपनी पॉलिसीज़, जितनी भी रॉन्ग पॉलिसीज़ होती हैं, गलत फैसले होते हैं, उसका बोझ और उसका सारा इल्ज़ाम पिछली गवर्नमेंट पे लगा दिया जाता है और आपको फिर एस्केप मिल जाता है पतली गली से गुजरने के लिए। मरियम, आप ये देखें, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तेहादी नहीं थे, दुश्मन थे, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी सी बातें किया करते थे कि मैं गिरबान से पकड़ कर सड़कों पे घसीटूंगा और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। और सिंध में वडेरे जो वो इनके दुश्मन थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी। आज ये दोनों इकट्ठे हैं, किसके लिए? कुर्सी के लिए। बिल्कुल, ज़रा सी कुर्सी डगमगाती है। अभी देखे ना, बजट पे डगमगा रही थी, बजट पास नहीं हो सकता था। उन्होंने गलती बल्दिस्तान की सौदा किया, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी भी तुम वहाँ पे। और शहबाज शरीफ साहब ने कल ऐलान भी कर दिया कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी वोट ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा सीटें जीते हैं। अभी तो पूरा रिजल्ट नहीं आया था, अभी पूरा रिजल्ट और नहीं आया। हमने गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन कैंपेन हो रही थी उसमें भी नून लीग को इतना एक्टिव नहीं देखा जिस तरह कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी थी। और अंडरस्टूड, ये बात समझ आ रही थी, मैंने भी प्रेडिक्शन पहले कर दी थी, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था और पीपल्स पार्टी जीतेगी, मैंने इस पर बेट भी लगाई और ऐसा ही हुआ। वो एक अंडरस्टूड अब समझ आ रही है, अगर आप समझे ना, आम आवाम अगर थोड़ा सा अपना ज़हन लगाए और उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये क्या होने वाला है और आने वाले टाइम में क्या होगा, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी हमें, नतीजा भी हमारे सामने आ गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ, ये कुर्सी के लिए हुआ है, ये कुर्सी के लिए हुआ है। सिर्फ मैं ही चाहता हूँ हम हुकूमत में आते हैं, अल्लाह करे कि अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान अगर हुकूमत में आएगी तो हम कुर्सी के लिए नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। मैं सबसे पहले वो रूल पास कराऊंगा, किसी भी सियासी जमात का इंटेलेक्चुअल जिससे पाकिस्तान की खिदमत करनी हो, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा जहन रखता हो, उससे काम लें। अगर वो अपोजिशन का है तो क्या हुआ, पाकिस्तानी है ना। मेरी अपोजिशन का एक बंदा है जो बहुत इंटेलेक्चुअल है और मैं अपनी हुकूमत में आता हूँ तो सबसे पहले उसको जेल में भेज देता हूँ। वाई? मैं उसको साथ क्यों नहीं बैठाता हूँ कि यार देखो, हम जीते हैं, आप जो है पाकिस्तान में आप भी इलेक्शन जीते हो बहुत सी सीटें, पाकिस्तान के लिए बताएं, आप इतने काबिल आदमी हो, आपने इतना काम किया, हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन हमने हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। ये हम कायम करेंगे ना। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है और वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो क्या था। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बाकायदा ये अब ख़त्म होना चाहिए। ये जो मौरूसी सियासत है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये जमातें, अब जमात इस्लामी कितनी बड़ी सियासी जमात है। हमारा कराची में उनके साथ इल्हाक हुआ था और वो जीत गए थे हम लोग। वाज़ेह सीट से मेयर जो था, राइट, अगर आप देखें, आप यकीनन प्रोग्राम आपने किए होंगे बेटा, आप देखें कि क्या कितनी सीटें थी उनके पास, चेयरमैन्स की, सिंपल बड़ी बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो जीत रहे थे, ये हमारे जमात इस्लामी वाले। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने रातों रात चेयरमैन उठवा लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके ख़ानदान वालों को उठवा लिया और मेयर अपना बना दिया। जिस वक्त तक इस मुल्क में धौंस धांधली की सियासत रहेगी, इस मुल्क में कोई जो है तरक्की नहीं। हमारे पास रब्बे कायनात ने इतना कुछ दिया हुआ है, हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत इतनी हैं कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता है।
उसे निकालें। कोयला क्यों नहीं आज तक निकाला आपने? दुनिया में दूसरे नंबर पे कोयला हमारे पास है। ऑस्ट्रेलिया को देखें, कोयले से कहाँ चले गए हैं। हमारे पास जो मिनरल्स है वो आप रेकोटा क्यों दे दिया किसी को? अब गिलगित बल्तिस्तान का आपने किसी और से सौदा कर लिया, वाई? आप में ये काबिलियत नहीं कि आप खुद निकाल के अपने मुल्क के लिए तरक्की करें? और गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक गेटवे की इंपॉर्टेंस की वो भी बहुत ज्यादा, अगर इनको समझ में आए और उस चीज को यूटिलाइज करें तो वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़, बट उनको तो उनका आईनी जो हक है वो ही नहीं अभी तक मिला, तो मजीद आगे कहाँ पे जाएंगे? इसलिए नहीं मिला कि आपने उनको मोहब्बत ही नहीं की है। वो बड़े वफादार लोग होते हैं, बड़े गयूर कौम है। आप उनको देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, सब सुबह के, 5 सुबह के एक दिन होने चाहिए। इनके बाद भी क्या होते हैं? आज़ाद कश्मीर, वहाँ ऐसा लावा बन रहा है। मैं पिछले दिनों टूर पे गया था आज़ाद कश्मीर डोडियाल में, तो हमारे एक दोस्त थे, उनका बच्चा वहाँ पे मर्डर हो गया था, MNA का इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ पर पाकिस्तान की नफरत इस वक्त अरूज पे है। लोग शदीद नफरत, मैं 10 साल पहले जब गया था तो ये आशिक थे पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के लोग। ये आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पूछते कि आपने किया क्या उनके साथ? आप उनके लिए काम नहीं करते हैं, आप उन पर धौंस धांधी जमाते हैं। आप उनसे जो है वही उनके राइट्स दें उनको। ना कोई सड़कें वहाँ बनाते हैं, ना कोई काम करते हैं, और पूरे उनके जो जनाब चीज़ें निकल रही हैं वो हमारी हैं। तो मैं ही चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कराची हो, KPK हो, पंजाब हो, तमाम सूबे एक सुप्रीम काउंसिल बने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आर्मी चीफ हो, और मीडिया का हेड एक बनाओ। 5-6 लोग ही एक सुप्रीम काउंसिल होनी चाहिए। कोई भी टेंडर जो पाकिस्तान का बड़ा है उनके सामने ला कर रखो कि ये टेंडर है, वो अप्रूवल दे, फिर पार्लियामेंट में जाए, ताकि कल को कोई ये ना पूछ सके कि चोरी हुई है। पूरे पाकिस्तान ने मिल के वो फाइनल किया है। आपने समुद्र में जहाज खड़े किए थे बिजली वाले, शायद आपको याद हो बेटा, मरियम, समुद्र में जहाज खड़े किए और अरबा डॉलर उनको हमने पैसे दिए, बट हमें 1000 यूनिट बिजली मिली वहाँ से। आज तक क्यों नहीं पूछा गया कि तुमने वो बिजली घर जो समुद्र में मिला के बहरी जहाज़ों में बनाए थे, शायद जहाँ पाकिस्तान को पता है। तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि अब एक चोर दूसरे चोर को कहता है कि तू चोर है वो ये हमारे हाल है। इतने गयूर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जब अपने मफाद की बात आती है तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब तकारीर की और वोट लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से उन्होंने डायरेक्टली नून लीग को क्रिटिसाइज़ किया और प्रॉपरली किया, और ये भी नहीं सोचा कि हमारा तो इसके साथ इत्तेहाद है और हमने गवर्नमेंट में आए हैं और ये सारी चीज़ें। तो आवाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि जो अपने मफाद के लिए एक दूसरे के भी सगे नहीं हैं, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? नहीं जी, देखो 100% यही है कि बिलावल साहब आए, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना था। वो बजट का वेट कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा जी इस डेट को हम बजट नहीं मानते। वो चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो और उसके बाद बजट आए, ताकि हम लेकिन ये लोग तो कहते थे कि जो बजट है वो इस वजह से IMF की कुछ शराइत है उनके साथ हमारी वो नहीं हो रही है, चीज़ें डील नहीं हो रही है, इस वजह से बजट लेट हो रहा है। IMF समझ नहीं आ रही। मरियम आपकी जेब में है इस वक्त। अगर अमेरिका आपकी जेब में है ना तो IMF आपकी जेब में, ये आप लिख लें। अब अमेरिका अपने मफादात देख रहा है। मैं ये तो आपके सामने कहना चाहता हूँ, अनकरीब अगर आप चाइना, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और बहुत से ममालिक मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे, शायद रशिया भी शामिल हो जाए। अमेरिका इस वक्त दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क है। चाइना का जो उसने पैसे देने हैं वो 33,000 अरब डॉलर, शायद उसने चाइना के पैसे देने 33,000 अरब डॉलर। ये 2 महीने पहले की ये थे, इसके फिगर्स थे। तो दुनिया का मकरूज तरीन वो मुल्क है इस वक्त। जैसे रशिया के साथ हुआ था और वो टूट के उसकी रियासतें बिखरी थी, इस वक्त अमेरिका उस पोजीशन में खड़ा हुआ है। दुनिया जो है बदल रही है। सऊदी अरेबिया ने आपसे जो किया था दिफाई मुआहदा, क्यों किया था? क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका यहाँ से भाग जाएगा। अब UAE भी हमसे दिफाई मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो उनसे मुआहदा करके बहुत परेशान है। देखिए एक सिंपल सी बात है, कुरान हमें कहता है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। ट्रंप हमें कहता है तुम हमारे दोस्त हो। अब ट्रंप की माने कि कुरान की माने? वाज़े का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले, 1550 साल हो गए, 1500 साल पहले कुरान करीम में वाज़े का है, ए मुसलमानों
यहूद और निसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये खुद एक दूसरे के दोस्त हैं। आप देख लो, इसराइल को देख लें और अमेरिका को देख लें, खुद दोस्त हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं। बट हम ये कहते हैं तब जब तक हम इनके कंधों पे बैठ के अपने लिए जन्नत ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगी। ठीक। ये इस्लामी ब्लॉग बनेगा और इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उस वक्त भी पता था कि इल्म वहाँ से मिलेगा। तो आज आप दुनिया में देख लें कि चीन कहाँ पे खड़ा है, और इसराइल को देखें कितनी मेडिसिन वो बना रहा है, क्या कर रहा है। 48 में आज़ाद हुआ है, हम 47 में हुए। हमारी जो अंदर की सियासत है ना, अंदर की, पाकिस्तान दुश्मन सियासत है। हम अपने सियासी भाई को समझते हैं कि ये चोर है, दुश्मन है, डाकू है, जब तक हमारे पास कुर्सी नहीं आ जाती। ये क्यों मुमकिन नहीं कि आपके पास कुर्सी नहीं है और आप पाकिस्तान की खिदमत करें? हम करते हैं। आप कभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्री भेजता हूँ अपनी कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम माशा रज़ाइयाँ गरीबों में बांटते हैं, किस तरह से खाने तकसीम करते हैं। उस वक्त तो हमारी सियासी जमात नहीं थी। खाने तकसीम करती हैं सियासी जमातें जब उन्होंने वोट लेने होते हैं, बिरयानी। हमने नहीं, नो, हम बिरयानी नहीं, हम तो राशन पैकेज देते हैं पूरा, जो 1 महीने का राशन होता है, उसमें 40,000 लोगों को हमने भी राशन दिया। और इसमें खुशखबरी क्या है कि कोई फंडिंग नहीं है, एक टेडी पैसा नहीं लेते, खुद कमाएंगे। तो आपकी फंडिंग कहाँ से आती, फिर आप अपनी पॉकेट से देते हैं? खुद पॉकेट से। और मैं 3-4 बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर भी रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं ओवरसीज बहुत से ममालिक में मेरा बिजनेस है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और उसकी फंडिंग के लिए अगर आप स्टार्ट ले लेते हैं और खुद अपनी पॉकेट से पे कर रहे होते हो तो उसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपने वन टाइम तो दे दिया, लेकिन एक गरीब को अगर राशन की ज़रूरत है तो वन टाइम तो नहीं है, उसने तो रोज़ खाना है। तो उसकी वो जो आप उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करते हैं कि हम इसको अब आगे कंटिन्यू चलाएँगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसमें, खाली राशन की तो एक मिसाल मैंने दी है, बहुत सारी रेडियाँ लगवा के देते हैं, उनको रेडियाँ भर के देते हैं जो बहुत गरीब लोग हैं, फ्रूट्स की, सब्जी की, बहुत ज़्यादा। आज तक नाम नहीं लिखवाया कि किसने लगवा के दिए, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को पता है, लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है। हमारी IB बैठी है, ISI बैठी है, BR बैठी है, उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। शामी साहब ने ये फरमाया, और मैं राइटर भी हूँ, मेरी माशा 18-19 किताबें मैंने दीन पे लिखी हुई हैं। शामी साहब ये फरमाते हैं कि ज़ुबैर अंसारी पूरी दुनिया से कमा के लाता है और पाकिस्तान में तकसीम कर देता है। और एक और बात बताऊँ आपको, काम आएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरी राह में दिया ऐसा। हमने आज तक ये सुना दया दुनिया सतर आखरत, हमारे सब यही सुनाते रहे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी राह में दिया ऐसा, एक पौधा हो, उसकी 7 शाखें हों, हर शाख में 100-100 दाना हो, और अल्लाह चाहे इसको 2 चंद कर दे। अब 2 चंद बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 100 गुना भी, बट मैं 2 चंद डबल ही करूँ, काउंट करूँ तो 1400 रुपया। 1 रुपये का अल्लाह तबारक ताला आपको 1400 देते हैं। बट डिपेंड करता है कि मेरी अंदर से नीयत क्या है। तो मैं तो वो कारोबार करता हूँ। सही। आप रब से काम तो करके देखें, बिल्कुल, वो कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता है। बट ये चोर है, अल्लाह की राह में दिया हुआ आपको मिलता है और उसमें कोई शक नहीं। और हर साल हमारा बढ़ता है, शादियां हो, बेवाओं की मामलात हो, गरीबों के मामलात हो, बच्चों की शादियां, और राशन का जो आपको बताया वो देते हैं सारा माशाल्लाह, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ करते हैं। वो ये है इसलिए करते हैं कि हमें तो पता है कि दया दुनिया 17 अखतवा तो काम ही कोई नहीं है, वो तो एक का 1400 देता है, और वो 1400 से भी ज़्यादा दे रहा है। मैं हैरान हो जाता हूँ, वो कहता है कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी कि तुम्हें कहाँ से मिला है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ईमान कितना मजबूत है। और हुकूमत करने के लिए सबसे ज़रूरी काम ये है, बजट बनाने के लिए, हुकूमत करने के लिए, कि आप ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, इसके बाद यहीं से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले ही हम बात कर रहे थे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आने से पहले वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाती हैं तो अपने सारे वादे भूल के सिर्फ उनको अगर फ़िक्र होती है तो अपनी सिर्फ कुर्सी की होती है। और आप बता रहे थे कि हम गरीब आवाम के लिए ये कर रहे हैं। मसला वहीं पे है कि जो है आप वादा करके एक ही दफ़ा उसको इम्प्लीमेंट करना और बाद में भूल जाना कि ये कौन है, हम तो इसको जानते भी नहीं है। जब आपको वोट लेना होता है तो आप डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं, तब आपको ताल्लुक का भी पता होता है, ये कौन है, इसका नाम क्या है, बाद में आप पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान के लिए, उस पर आप क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में अगर जिस तरह आपकी जो अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी है, ये इसका क्या जो है सिस्टम है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है और इसका जो बुनियादी मकसद क्या है? देखिए जी, बुनियादी मकसद तो ये है कि पाकिस्तान में
एक ऐसा पौधा लगा जाना ईमानदारी का, शराफत का, कि जो कल को जब तनाव हर दरख्त बने तो उसमें हमारी जनरेशन बैठी हो और उसकी छाँव नसीब हो जाए। जी। मुझे नहीं पता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, अपनी उम्र गुजार दी, अल्लाह ने इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया और बेबहा दिया। कोई तलब नहीं है किसी चीज़ की, रजे पूजे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस उम्र में आके धक्के खाने, जेल भी जा सकते हैं। ये तो आपको पता है, ज़रा से इनके खिलाफ को बोले बंद कर देंगे तो तैयार बैठे हैं, भाई बंद कर दो, जेल भी जा सकते हैं। क्यों? कि मुझे सिर्फ ये याद आता है कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि यहाँ से ठंडी हवा आती है, और यहाँ से ठंडी हवा उस वक्त आएगी जब यहाँ पे माफिया नहीं होंगे, ये माफियाज ना होंगे, चोर डाकू लुटेरे ख़त्म हो जाएंगे। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, और हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले काम कौन से हैं? कोई डिपार्टमेंट आप देखें, मैं ट्रेविज़ो में था, इटली में, एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक गोरे ने कहा कि दुनिया में सवाल हुआ, दुनिया में सबसे अमीर मुल्क कौन सा है? मेरा ख्याल था लोग कहेंगे दारुस्सलाम ब्रुनाई। तो वो एक गोरा बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है उनका, तो उसने कहा कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क पाकिस्तान है। मैंने एहतजाज किया, यार ये तो हमें ये तंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं साबित कर सकता हूँ। अब आप देखें, वो एक बंदा कह रहा है कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क पाकिस्तान है, वो साबित कर सकता है, बताओ। उसने कहा वहाँ पर एक कुली से लेकर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक सब खा रहे हैं, और उस वक्त 60 साल हुए थे बने हुए, तो 60 साल से खा रहे हैं और ख़त्म नहीं हुआ। अमीर मुल्क है कि नहीं? मरियम, आप यकीन जानो कि मेरी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे कि यार क्या तो सही रहे। आप कहीं चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, क्या रिश्वत नहीं है? अब आप ये देखें, यूनिफॉर्म चेंज हुए जी पुलिस के जी, कितनी बार हुए? हम देखते थे 47 में पुलिस बनी, और 47 से लेके 1960 तक एक वर्दी थी, पुलिस आ गई, पुलिस वाले आ गए जी। आज कभी सफ़ेद कर देते हैं, कभी उन्हें नीला कर देते हैं, कभी कोई कर देते हैं, भाई कर देते हैं, कि उन्हें 4-4, 5-5 अरब रुपए कमीशन आती है, अपने बंदे उनके यूनिफॉर्म बना रहे हैं बैठे हुए। क्यों? कितने जालिम लोग हैं आप। क्या ज़रूरत है? अभी आपने ट्रैफिक वार्डन्स की जो है यूनिफॉर्म नई इंट्रोड्यूस कराई थी, अब आपने सफ़ेद कर दी, वाई? कोई पूछता क्यों नहीं है? अपनी मर्जी का अदलिया चाहते हो, अपनी मर्जी के कोर्ट, अपनी मर्जी का इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ है जी? अदलिया गैर जानिबदार होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे सिर्फ जवाबदेह हो तो रब्बे कायनात को जवाब देने वाले होने चाहिए। और अदलिया हमारी 99% ठीक है, बट वो कंट्रोल्ड करने की कोशिश होती है, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से। अब उसको उधर कर दिया, उसको उधर कर दिया, देखते हैं उसका माइंड का है, उसको इकट्ठा करके इधर ले आए, कल को फैसला होगा, ये बंदा हमारे हक में देगा। ये जुल्म की इंतहाएं हैं। क्या मरना नहीं है इन्होंने? क्या इनको कब्र नहीं खाएगी? यकीनी तौर पे खाएगी, और ज्यादा खाएगी, निशान इबरत बनेंगे। इनका तो हिसाब ज्यादा होना है ना। भी मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदार जितना बड़ा जिम्मेदार है। आप देखें इमरान खान को, देखें इस वक्त कितनी मुश्किल में वो बंदा है। 92 का वर्ल्ड कप उसने जीता, ये किया, वो हुकूमत में आया, उसने क्या किया, आके उसने तमाम अपने सियासी बंदे गिरफ्तार करवाए, इनका एसी बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जब आप आते हैं आपको ताकत मिलती है। उन्होंने बानी पीटीआई ने जो है रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी। आपको लगता है कि उन्होंने जिस बुनियाद पे अपनी पार्टी रखी है उसको आगे कंटिन्यू कर पाए और उस चीज़ पे अमल हो पाया? देखिए, मैं ना तो उनकी कोई बात करना चाहता हूँ, मैं ओवरऑल बताता हूँ हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है। जब कोई भी आता है, मैंने इसलिए नाम लिया, इमरान खान जेल में इस वक्त, जब कोई भी आता है तो वो आके दूसरों के बारे में शदीद तरीन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ताकतवर, मैं रगड़ दूंगा तुम्हें सबको रख कर। वो भाई अगर ये आते, खान साहब तशरीफ़ लाते और आके ये कहते भी नवाज शरीफ और जरदारी साहब को मेरे साथ बैठे, इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान अपनी जगह, बताइए पाकिस्तान के लिए अच्छे काम क्या है जो हम मिलकर कर सकते हैं। आपने क्यों बंद किया सबको? आज वही काम जो है मुस्लिम नून कर रही है, कल को जब किसी और का इक़्तिदार आएगा तो वही करेंगे। तो ये तो बदले की सियासत चल रही है, पाकिस्तान से चल रही है। पाकिस्तान से दुश्मनी है ना मरियम मेरा बेटा, ये पाकिस्तान से दुश्मनी है। अगर वी लव पाकिस्तान तो कुछ करने की जरूरत है इस मुल्क के लिए। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए, इसको इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए, वो जो आसम मुनीर ने आपको एक पकड़ा दिया रस्सा कि दुनिया में आपको नामवर कर दिया, कुछ शर्म खा लो, कुछ शर्म खा लो, इसको आगे ले चलो। ये मौका है कि आप पाकिस्तान को संवार सकते हैं, बट तुम अपनी करप्शन खत्म करनी पड़ेगी तुम्हें।
क्यों आप 50-50 करोड़ रुपए इलेक्शन में लगाते हो? हम्म, क्यों? फिर कमाते भी तो हो ना। 50 करोड़ लगाएगा तो 3 अरब कमाएगा। जब इलेक्शन हो 1 रुपया कोई खर्च ना करे, अवाम दिल से वोट दे, नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहता सोशल है, मीडिया का दौर है, कंपेन हाँ? बड़ी ज़रूरी है, लोगों को जो है इस तरह अट्रैक्ट करना अपनी चीज़ों से, लोगों का माइंड चेंज करना, इन्फ्लुएंस करना, और ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके सबसे बिना जरूरी ये वो है, लगता है कि नहीं हो सकता, देखिए मैं हमें आपको वोट बताऊं, कौन देगा। मैं आपको बताता हूँ। हम्म, हम लोग, मैं राशन की तकसीम का काम करता हूँ, और मेरा कोई उसमें वो नहीं है, कोई मैंने आज तक एनजीओ वगैरह नहीं बनाई हुई पूरे पाकिस्तान में, मैं सच कह रहा हूँ। अब आके सियासत में आया 6 महीने हुए हैं कि जो मैंने इसमें आया, अदरवाइज मैं मुस्लिम लीग नून में था जी, और काफ़ी अर्सा रहा, और बड़ी खिदमत की है मैंने पाकिस्तान की। और अब आके देखता हूँ तो मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं कहीं जाता हूँ लोग जानते हैं। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आप मेरे लिए अपने कदम उठाते हैं तो तुम्हारे कदम मैं बन जाता हूँ। जी, जब आप मेरे लिए अपने हाथ उठाते हैं, आप एक बार सिंसियर होके पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, इस मुल्क में से करप्शन को दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। हम्म, आपको जो ठंडी हवा वाली बात है ना, वही अल्लाह के रसूल आपको पुश करेंगे, बढ़ो आगे बच्चों। हम्म, एक बार करके वो देखें, वो यार खुदा का वास्ता है, ये चोर कितना माल है। एक इमेजिन करें, क्या जरदारी साहब के पास पैसा कम है, नवाज शरीफ साहब का पैसा कम है, इतनी दौलत जिसका अंदाजा ही कोई नहीं, भाई कहाँ लेके जाएंगे। मियाँ शरीफ साहब दुनिया ही चले गए, इमरान खान के वाले साहब भी दुनिया ही चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, मुर्तज़ा भुट्टो वाले दुनिया ही चले गए, क्या लेके गए? मेरे वालिद मोहतरम चले गए, हम्म, उनकी कब्र में जाके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टियाँ बनाओ, ये कर, कहाँ गए? इन्होंने भी चले जाना है। ताकत का नशा है, जाता नहीं है दौलत का हमेशा। नशा है, दौलत का नशा। दौलत तो उनके पास बहुत है। हाँ, अब ये दौलत, मैं चले जी मैं एक बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम ऐसा करते हैं, सब तमाम बशमूल मेरे भी, जी, कि सब लोग सिर्फ 5% अपनी टोटल इनकम का पाकिस्तान को देते हैं। तमाम सियासतदान, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, सब जितने एसेट्स हैं मेरे पास, मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 करोड़ रुपया है तो मैं 5% पाकिस्तान को देता हूँ। आपको पता है कितना पैसा सर जनरेट होता है? ब्यूरोक्रेट्स की जो सैलरी है आप बात कर रहे हैं, वो तो 2-3 लाख से ज्यादा है ही नहीं बेचारे, वो क्या कमाते हैं? नहीं नहीं, बहुत सैलरी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ से? क्या आपको तो पता है मरियम, आप मुझे बताइए, एक फाइल को यहां से यहां करने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए लगते हैं। एक रजिस्ट्री पास कराने के लिए, आज मुझे एक बात बताइए, 2 रेट होते हैं, एक होती है मार्केट वैल्यू रेट प्रॉपर्टी की, जी, और एक होती है डीसी रेट। ये क्या तमाशा है? डीसी रेट क्या तमाशा है? मार्केट वैल्यू है सपोज करें 40 लाख रुपया, और डीसी रेट है 8 लाख रुपया, यानी कि गवर्नमेंट को आपने जो टैक्स देना है वो 8 लाख पे देना है। अगर आपकी 10 मरले की जगह है और आपने वो 4 करोड़ की खरीदा है, बट डीसी रेट पे उसकी 80 लाख कीमत बन रही है, आपने टैक्स, गेन टैक्स, वैल्यूएटेड टैक्स, स्टाम्प उसके, कॉर्पोरेशन उसकी फीसें, वो आपने 8 लाख रुपए मरले के हिसाब से देंगे। जी, ये डीसी रेट है। ये फ़र्क क्यों है? सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए, हम्म, ये ख़त्म होना चाहिए, और मिनिमाइज कर देना चाहिए टैक्स। टैक्स आपका नेटवर्क बढ़ेगा। एक जगह की कीमत है 1 करोड़ रुपया, राइट? अच्छा, आप डीसी रेट उसका है 20 लाख रुपया, मैं मिसाल दोबारा देता हूँ। जी, अब वो 20 लाख पे आप टैक्स देते हैं, हम्म, आपने लेना चाहिए करोड़ रुपए पे। आप 20 लाख पे टोटल टैक्स मिला के ना 12% लेते हैं, आप करोड़ रुपए पे ले लें 5%, आपको 20 लाख से ज़्यादा टैक्स मिल जाएगा। आम बंदे को तो इस चीज का अंदाजा नहीं है, ये वो तो बेचारा, ये उसको क्यों तो बैठे हैं समझ फिर? नहीं आ रही क्या हो रहा। ये क्यों बैठे हैं? ये पटवार खाना, ये फलाना, ये ढिमकाना, वो ये ऐसे अड्डे हैं कि जिन पे बाकायदा हाथ डालना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को पता है कि कहाँ पे करप्शन हो रही है, कैसे हो रही है। यहाँ पर आप, वो कहते हैं ना, इट पुट्टो तो थले अजाब ही है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है, और मैं बताऊँ थोड़े दिन रह गए इनके, मेरा दिल कहता है। सर ये तो चलते आ रहे हैं, इनकी तो मोरूसी सियासत है। नहीं 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 ये नहीं फिर नहीं, ये अपने देखिए मैं बच्चे बताऊँ इंट्रोड्यूस आपको, करवाते हैं, फिर बच्चों के बच्चे आते हैं, हाँ तो हम हाँ, यही देखते आ रहे हैं, और यही सिस्टम चल रहा है जब से पाकिस्तान बना रूमियों का है। क्या हाल हुआ था? रोमन्स का क्या हाल हुआ था? कितनी बड़ी उनकी सल्तनत थी, हम्म, क्या हुआ था? जब अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कोई थोड़ी सी हवा आती है ना,
तो बंदे का पता भी नहीं चलता वो कहाँ गया और कैसे हुआ। कई नाम, कहाँ गए जवाहर साहब, कहाँ गई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कहाँ गए हमारे लेकिन जुल्फ़िकार उनकी अली भुट्टो। पार्टी तो आज भी चल रही है, खानदानी पॉलिटिक्स पे मैं आज भी कहता हूँ वो पार्टी वफादार चल रही हैं, है, बंदे ही बच्चे कहाँ हैं। अब ये अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप कब्र में चले गए, बच्चा इंट्रोड्यूस। मुझे एक छोटी बात बताएं, हम्म, मेरे 10 बेटे हों, 50 बेटियां हों, मैं मर जाता हूँ, मुझे क्या फ़र्क है 60 लोगों का। मेरे लिए फ़ायदेमंद वो है जो मेरे लिए कुछ अल्लाह के लिए पढ़ाई कर दे, कुरान बख्श दे। बीइंग अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल। मुझे क्या फ़ायदा है इन दौलत का। इन मेरे वालिद मोहतरम जो प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, अब वो प्रॉपर्टी उनके लिए क्या है, वो उतना बड़ा अजाब है, उतना बड़ा हिसाब किताब है उनके लिए। अगर वही वो प्रॉपर्टी में से बहुत ज़्यादा अल्लाह के नाम पे दिए जाते तो वो तो बाहर में थे। अगर हर बंदा ये सोचने लग जाए तो मसले ना हल हो जाएं। तो यही तो सोच, जब तक हम आए हुए हैं, हम बेसिक जो है आपको पता है काउंसलिंग कर रहे हैं, और लाहौर बार, पंजाब बार, पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें बहुत से माशाल्लाह वो मिले हैं। लेकिन वकला हजरात जो हैं वो हमारे साथ लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, पाकिस्तान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जितने भी बारें हैं, पंजाब हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, या सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, सैकड़ों की तादाद में ज्वाइनिंग दिया उन्होंने, सही। हमें ज्वाइन किया है। तमाम इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोग। तो फिर इलेक्टिबल्स क्या है? इलेक्टिबल्स किस बला का नाम है? वाई? कि जब एक बंदा जिसने मास्टर किया हुआ है और वो इकोनॉमिक्स को भी समझता है और वो हर चीज़ काबिल है, उसको राइट पीपल फॉर राइट जॉब वाली बात होनी चाहिए। फिर मैं फिरदौस आशिक अवान को क्यों लेके आऊँगा सियालकोट से कि बीबी तुम आ जाओ? वाई? ठीक। तो एक नई जनरेशन तैयार हो रही है और करोड़ों की तादाद में तैयार हो रही है। वो टिड्डी दल आती है ना हमला करने के लिए, और अनाज ऐसे पड़ा होता है ढेर टनों के हिसाब से, और वो एक रात में चट कर जाती है। टिड्डी दल, इनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है इनके साथ इंशाल्लाह ताला। अगर आपकी जो है आप हुकूमत में आते हैं तो सबसे बेसिक चेंजिंग्स आप क्या करेंगे इस स्ट्रक्चर में जो इस लेवल पे बन चुका है कि हर आदमी उसके अंदर उस दलदल में फंसता ही जा रहा है? मैं सबसे पहले तमाम सियासी कैदी रिहा कर दूंगा। तमाम सियासी कैदी, वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, वो तहरीक इंसाफ के हों, तहरीक लब्बैक के हों। लेकिन सर वो आपको नहीं उनसे छोड़ेंगे फिर। उनसे बाकायदा हम कोर्ट में उनसे बयान हल्फी लेंगे कि वो पाकिस्तान खिलाफ कोई सरगर्मी नहीं करेंगे। उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जो है वो अपना एजेंडा दे, इलेक्शन लड़े, उसका हक है। पहला काम। दूसरा काम, 60 साल का बंदा जो रिटायर्ड हो गया उसको नौकरी नहीं देंगे, उस नौजवान को देंगे जो डिग्री लेके भूखा फिर रहा है। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत जो बैरोक्रेट्स को दी जाती हैं बंद कर देंगे। फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियाँ, नॉट अलाउड। अपनी जेब से खर्च करो। गरीब भूखा, एक बेचारा वकील है, वो थड़े पे बैठा हुआ है और 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है। और एक मुंशी, लेकिन साहब का है, वो इतना पैसा कमा के ले जाता है कि वो उसके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो इस सिस्टम को ठीक करना होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने इस कायनात को सिस्टम पे चलाया है और मैं बहुत काम करता हूँ। जब रब्बे कायनात ने कायनात पूरी को सिस्टम से चलाया तो हमारे मुल्क में सिस्टम ही नहीं है, बेसिक चीज़ ही नहीं है। माइट इज़ राइट है ना, हम वो माइट भी ख़त्म कर देंगे और राइट भी ख़त्म कर देंगे। सिर्फ मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान रहेगा और नेक लोग रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ये सिस्टम आए और हम पाकिस्तान में वो तरक्की और वो खुशहाली देखें जो हम सिर्फ सोचते हैं, ख्वाबों में ही देखते हैं, हमें रियल में भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।